गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा गुणनखंड एवं समीकरण। तो दोस्तों पहले हम गुणनखंड के टॉपिक पर बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे समीकरण वाले टॉपिक पर। जब दो या दो से अधिक राशियों को गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम गुणनफल कहलाता है दोस्तों, तथा गुणा की जाने वाली राशियां इस गुणनफल के गुणनखंड कहलाते हैं दोस्तों। कि मैं कह सकता हूं कि जब दो या दो से अधिक राशियों को गुणा किया जाता है तो प्राप्त परिणाम गुणनफल कहलाता है, और गुणा की जाने वाली राशियां इस गुणनफल के क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या कहता है। कि मैंने यदि कहा आपको कि 30 के गुणनखंड करो, 30 के गुणनखंड करो, तो दोस्तों आप क्या करोगे, 30 के गुणनखंड करने के लिए क्या करोगे, 1 इंटू 30, ये भी 30 होगा। वापिस 30 के और गुणनखंड कौन कौन से होंगे, मैं कहूँगा 2 इंटू 15, 2 इंटू 15, ये भी गुणनखंड होंगे। और 30 के क्या होंगे, 3 इंटू 10, ये भी 30 के गुणनखंड होंगे। 5 इंटू 6, 5 से 30, ये भी 30 हो रहे हैं। अच्छा, और आगे हो रहा है क्या, 7 6 पंजे 30, बात तो की वही हो जाएगी। तो इसी प्रकार दोस्तों, मतलब दोस्तों मैंने आपको कहा 30 के गुणनखंड करो, तो आप 30 के क्या लिखोगे, 1 इंटू 30, ठीक है। दूसरा लिखोगे आप 2 इंटू 15, ये भी 30 होते हैं। फिर 3 के और 30 के क्या हो सकते हैं, कि 3 इंटू 10, ये भी होते हैं। और चौथा क्या होगा, 5 इंटू 6, ये भी 30 के गुणनखंड होते हैं। बोलता हूँ 30 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या लिखता हूँ, 30 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। 30 के अभाज्य गुणनखंड, चलो दोस्तों मैं एक स्टेप में यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 30 के अभाज्य गुणनखंड, 30 किसका लगाएंगे, पहले 2 का लगाते हैं, कितनी बार, 15 बार। 2 का लगाते हैं कितनी बार, 2 का जाएगा नहीं दोस्तों, 3 का लगाता हूँ, 3 का लगाऊंगा 5 बार, 3 पंजे 15, फिर 5 लगाऊँ 5 एक बार। तो 30 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 क्या 15, 15 दूनी 30। तो इस प्रकार क्या होंगे दोस्तों, 30 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो पहले अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, मैं आपको एक थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। तो दोस्तों अभाज्य गुणनखंड क्या कहलाता है, कि ऐसी संख्या जिनमें एक या एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, वह क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो लिख लेते हैं दोस्तों, अर्थात ऐसी संख्या जिसमें एक या एक के अलावा कोई और संख्या का भाग नहीं जाता है, वह अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या के बताऊं जैसे आपको एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, मैं एग्जाम्पल को लिखता हूं। जैसे मैंने कहा कोई भी संख्या से एक या एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है, मतलब क्या हुआ कि जैसे मैंने कहा लिखा 2, अब 2 का 2 में जाएगा, मैंने कहा 3, 3 का 3 में जाएगा, मैंने कहा 4, 4 में तो 2 का जा रहा है, इसलिए 4 हो ही नहीं सकती है। तो 5 होगी क्या, जी हाँ 5 होगी, क्योंकि 5 का क्या होगा, 5 में भाग जा रहा है। 6 में देखो तो 6 में तो 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, तो क्या अभाज्य संख्या है, ये बिल्कुल नहीं, ये अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। तो हम 7 में देखते हैं कि 7 में जा रहा है, बिल्कुल ये अभाज्य संख्या होगी। 8 में तो 4 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, ये हो ही नहीं सकती। 9 का में तो 3 का भी जाता है, ये भी नहीं सकती। 10 में भी नहीं जा सकता है। 11 बिल्कुल 11 हो सकती है दोस्तों। 12 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। 13 हो सकती है। 14 भी नहीं हो सकती। 15 भी नहीं हो सकती। 16 भी नहीं हो सकती। 17, हाँ बिल्कुल 17 हो सकती है। 18 हो सकती है क्या, नहीं। 19 हो सकती है, बिल्कुल 19 हो सकती है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होगी जिसका एक या एक के अलावा किसी और संख्या में भाग नहीं जाता है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब खुद का खुद में भाग जाना, बाकी और किसी में नहीं जाना। 2 का 2 में जा रहा है, 3 का 3 में जाएगा, 5 का 5 में जाएगा, 7 का 7 में जाएगा, और 11 का 11 में जाएगा, 13 का 13 में ही जाएगा, और 17 और 19, ये ऐसी सब संख्या है जो क्या होता है, जिसका खुद का ही भाग लगाना पड़ता है, अर्थात किसी और संख्या का भाग नहीं लगता है, या इनके टुकड़े और नहीं होते हैं, तो अपन उसको अभाज्य संख्या कह सकते हैं। रहेगा सवनिष्ठ गुणनखंड। सवनिष्ठ गुणनखंड क्या होते हैं, मतलब क्या होते हैं, कॉमन या उभयनिष्ठ कह सकते हैं इनको, हम कह सकते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कह सकते हैं इनको, या कॉमन संख्या कह सकती है, मतलब जिसमें कॉमन निकलता है, अर्थात वह सवनिष्ठ गुणनखंड कहलाते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अर्थात दोस्तों यदि किसी व्यंजक के प्रत्येक पद में से कोई संख्या या बीजीय सवनिष्ठ या बीजीय व्यंजक सवनिष्ठ हो या कॉमन हो, अपन कह सकते हैं कॉमन है, तो उस व्यंजक के रूप में उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो यही गुणक क्या कहलाता है, सवनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। तो दोस्तों जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के बारे में बता देता हूँ, एग्जाम्पल के बारे में। जैसे मैंने लिखा कि यदि ax प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार लिखा है। तो अब इसमें सवनिष्ठ गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्तों, कि जैसे मैंने इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो मैं एक्स बाहर निकाल देता हूँ, तो इस प्रकार बनेगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 30 और 40 से गुणनखंड कीजिए। तो दोस्तों हम यहाँ पहले रफ काम में 30 के गुणनखंड निकाल लेते हैं।
पहले 30 के गुणनखंड क्या होंगे, देखो 2 के बारे में लगाता हूँ कितनी बार, 15 बार, फिर 2 के में जाएगा नहीं, 3 का लगा रहा हूँ कितनी बार, 5 बार, और 5 के पारे में क्या था, 1 बार। मतलब मैं 30 के गुणनखंड क्या लिख सकता हूँ, 30 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। इसी प्रकार दोस्तों 40 के गुणनखंड क्या होंगे वो भी निकाल लेते हैं। 40 के गुणनखंड निकालते हैं 2 के पारे में कितनी बार, 20 बार, फिर 2 के पारे में कितनी बार, 10 बार, फिर 2 के पारे में कितनी बार, 5 बार, फिर 5 के पारे में 1 बार। तो 40 के गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, मैं लिख सकता हूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब कॉमन क्या आ रहा है कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे इनके, ये तो गुणनखंड होंगे इनके, तो अब सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या कह सकते हैं कि सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे, जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है। कौन कौन से कॉमन आ रहा है देखो दोस्तों, मैं बताऊंगा। जैसे आपको 2 इधर भी है दोस्तों, 2 इधर भी है, तो 1 2 में यहाँ लिख लेता हूँ। 3 इधर भी है और 3 इसमें है ही नहीं लिखना है दोस्तों। 5 इधर भी है और 5 इधर भी है, 1 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। और 2 इधर भी है ही नहीं, ये 2 इधर है, इधर है ही नहीं। और तो जितने हुए उनका गुणनखंड मतलब क्या होगा, 5 दूनी 10। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या कह सकते हैं, 10 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 ना। अगला सवाल है कि बीजीय व्यंजक दे रखा है हमें, बीजीय व्यंजक दे रखा है, कौन सा दे रखा है कि 12a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 16a बी की पावर 4 प्लस 10 a की पावर 4 बी स्क्वायर के सर्वनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड कर लेते हैं, फिर इनके सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे हम लिखेंगे 12a क्या दिया हुआ है कि 12a स्क्वायर बी क्यूब माइनस 16a बी की पावर 4 और प्लस 10 a की पावर 4 और b की पावर स्क्वायर। तो ठीक है, गुणनखंड करते हैं। तो 12 का गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, तो हम रफ काम में इधर कर लेते हैं दोस्तों। जैसे 12 के गुणनखंड क्या होंगे, मैं लिख लेता हूँ कि 2 के पारे में क्या तो 6 बार, 2 के पारे में क्या तो 3 बार, 3 का 3। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 a स्क्वायर और b की पावर 3। ओके, ये लिख दिया। 16 के क्या लिखूंगा दोस्तों, तो 16 के भी अंक कर लेते हैं। 16 के क्या क्या होंगे, 2 के पारे में कितनी बार है, ये 8 बार, फिर 2 के पारे में 4 बार, फिर 2 के और 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 a और b की पावर 4। फिर प्लस का प्लस 10 के क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, देखो 10 के पारे में 10 का गुणनखंड करता हूँ, 2 के पारे में 5 बार, फिर 5 के 1 बार, फिर 2 इंटू 5 और a की पावर 4 b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार अगली स्टेप क्या होगी हमारी, अगली स्टेप होगी कि हमें कॉमन निकालना है। ये तो हमारे गुणनखंड हो गए दोस्तों। अब सर्वनिष्ठ गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो देखो दोस्तों 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो मैं 1 2 बार लिख लेता हूँ। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, पर 2 इधर नहीं है, लिख ही नहीं सकते दोस्तों। 3 इधर भी है, 3 इधर है ही नहीं, इधर है ही नहीं, लिख नहीं सकते दोस्तों। अब ये तो खत्म, ये स्टेप खत्म, इसमें भी खत्म, ये भी खत्म हो गई। अब देखो बी स्क्वायर इधर है, यहाँ बी की पावर 1 ही है और यहाँ बी की पावर 4 है, तो कम संख्या कौन सी है, तो बी की पावर 1 है, तो अपन सॉरी ए की पावर 1 है, तो एक बार आ गया। बी की पावर 3, बी की पावर 4 और बी स्क्वायर, तो अपन क्या करेंगे, एक बी स्क्वायर बार आ जाएगा। तो सर्वनिष्ठ गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर, इसे लिखेंगे हमारा सर्वनिष्ठ गुणनखंड। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, सर्वनिष्ठ गुणनखंड होगा। दोस्तों हम आगे अब पढ़ते हैं गुणनखंड की विधियां। गुणनखंड तो हमने पढ़ लिया कि गुणनखंड कैसे करने हैं, हमको गुणनखंड कैसे निकालने हैं, और हम आगे पढ़ते हैं गुणनखंड की विधियां। गुणनखंड की कौन कौन सी विधियां हैं वो लिख लेते हैं कि पहला हमारा टॉपिक रहेगा गुणनखंड की विधियां। गुणनखंड की कौन कौन सी विधियां होती है, देखो दोस्तों एक विधि तो मैंने आपको बताई कि या मैं ये कह सकता हूं सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ गुणनखंड, अब सर्वनिष्ठ गुणनखंड में हमने क्या किया कि टुकड़े किए और 2 संख्या दे रखी है। जैसे मैंने 30 और 40 का दे रखा था, तो हमने क्या किया 30 और 40 में, जैसे अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे दोस्तों अभी हमने जैसे अभी ये देखो दोस्तों, जैसे सर्वनिष्ठ गुणनखंड में हमने क्या किया कि 30 के टुकड़े किए निकाले, 40 के टुकड़े किए और गुणनखंड किए। अब इनमें सर्वनिष्ठ मतलब क्या हुआ, दोनों में कॉमन कौन कौन सी संख्या आ रही है वो लिखना है। 2 इसमें आ गया, 2 इन दोनों को एक बार लिख लिया। इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है, कोई संख्या है ही नहीं, डबल आ ही नहीं रही है। कॉमन आना दोस्तों मतलब कि 5 इधर भी है, 5 इधर भी, तो 5 बार ले लिया, तो सर्वनिष्ठ गुणन किया हुआ इनका गुणनखंड मतलब 5 दूनी 10। तो इस प्रकार सर्वनिष्ठ गुणनखंड किया। सर्वनिष्ठ गुणनखंड मतलब जो अभी हमने किया है वही सर्वनिष्ठ गुणनखंड। और दूसरा होगा समूहन विधि।
समूहन विधि द्वारा गुणनखंड। तो सवनिष्ठ विधि हो गई और समूहन विधि हो गई। समूहन विधि द्वारा गुणनखंड निकालना है, तो अब हम पहला तो हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरा पढ़ लेते हैं समूहन विधि द्वारा गुणनखंड। तो समूहन विधि द्वारा क्या होगा कि दो व्यंजक दिए जाएंगे, उन व्यंजक के जो समूह होंगे उनमें समूहन, आप समझ रहे हैं कि समूहन क्या होता है, मतलब समूह, ग्रुप बनाना, कि दो व्यंजक दे दिए, उस व्यंजकों में से दो अलग अलग समूह बनाकर निकालना, कॉमन निकालना, वो क्या कहलाएगा, समूहन विधि द्वारा गुणनखंड कहलाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ, हल्की सी परिभाषा बताता हूँ मैं आपको। अर्थात दोस्तों कह सकते हैं कि व्यंजक के पदों में से समूह बनाकर या उनमें समूह बनाकर उनमें से उभयनिष्ठ निकालना ही समूहन विधि कहलाती है। जैसे दोस्तों मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, कैसे, जैसे मैंने आपको लिखा कि 3ab प्लस 3b, कुछ भी लिख लेता हूँ जिससे आपको कॉमन समझ में आ सके। 3ab प्लस 3b प्लस 2a प्लस 2 लिख लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब कैसे करेंगे दोस्तों इसमें समूह विधि द्वारा। तो मैंने आपको क्या किया कि समूह विधि में क्या होता है कि आपको समूह बनाना है, एक बीजीय व्यंजक दिया जाएगा, बीजीय व्यंजक दिया जाएगा, जैसे ए बी आ गया, ये भी ए बी आ गया, तो व्यंजक क्या करेगा, बीजीय व्यंजक लाएगा। अब इनमें से कैसे करेंगे, कॉमन कैसे निकालेंगे, समूह कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों समूह बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि कॉमन निकालना, किन्हीं दो संख्याओं को ऐसे देखनी है जिसमें कॉमन निकल सकते। देखो दोस्तों इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर ए है, इधर ए नहीं, पर बी इधर है तो बी इधर भी है। अब इधर क्या है, 2a इधर है और इधर क्या है 2 है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा आ सकता है, 2 आ सकता है, बिल्कुल। इन दोनों में कॉमन कौन सा आ सकता है, कि 3 भी कॉमन आ सकता है सर, और b भी कॉमन आ सकता है, बिल्कुल। और इधर क्या होगा, 2 कॉमन आ सकते हैं। तो मैं इन दोनों को साथ में लिख लेता हूँ, या मैं इन दोनों को इन दोनों को एक साथ लेता हूँ, इन दोनों के साथ लिखता हूँ। तो मैं इन दोनों को पहले कॉस्ट में लिख देता हूँ, 3ab प्लस 3b, ये कॉस्ट में लिख दिया, प्लस का प्लस लगाएंगे, और 2a प्लस b, इसको मैंने एक साथ लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अगला इसी स्टेप का रहेगा कि अब इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, कि सर 3 तो कॉमन आ रहा है, 3 इधर भी आ गया। ए इधर है पर सर ए इधर है ही नहीं, बी इधर है तो बी इधर भी, तो बी बाहर ले लेता हूँ, इधर क्या बचेगा, ए बचेगा, और प्लस का प्लस, इधर क्या बचेगा, 3ab बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, कोष्टक बंद कर देते हैं, प्लस का प्लस। इन दोनों में देखेंगे तो क्या आ रहा है, देखो सर कॉमन 2 आ रहा है, ओके, बाहर निकाला तो क्या ए बचा, प्लस का 1, प्लस का प्लस, और इधर क्या हुआ, 2 बार आ गया तो 1 बचेगा। ठीक है, तो ए प्लस 1 हो जाएगा, इधर भी a+1 कॉमन आ गया। अब देखो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि आप कॉमन गुणनखंड निकालते हैं, इनमें भी ये निकाल दिया, इनमें भी निकाल दिया, तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो चीज़ यहाँ कॉमन आ रही ना, वो चीज़ यहाँ कॉमन भी आएगी। हमेशा गुणनखंड में, समूहन विधि में ये होगा कि जो चीज़ यहाँ पर आ रही है वो चीज़ यहाँ पर भी आएगी। ठीक है, तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, a+1, ये अब इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, a+1 है, तो दोनों को बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, 3b बचा इधर से, और प्लस का प्लस हुआ, इधर क्या बचा, 2 का 2, तो इन दोनों को साथ में लिख लिया। तो इनका गुणनखंड क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सवनिष्ठ, या सॉरी ये इसको हम कह सकते हैं समूहन विधि द्वारा गुणनखंड कह सकते हैं। कि क्या हुआ कि इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, a+1 दोनों में क्या हुआ, कॉमन आ गया, बाहर ले लिया। अब 3a का ये लिखा, और प्लस का प्लस लगाया, प्लस का 2 लगा दिया, तो ये क्या हुआ, सवनिष्ठ समूहन विधि द्वारा गुणनखंड हुआ। तो दोस्तों अगला सवाल ये रखा है कि व्यंजक 6xy माइनस 4y प्लस का 6 माइनस का 9x के गुणनखंड कीजिए। और गुणनखंड करना है तो पहचान आपको पहले करनी है कि इनमें गुणनखंड कैसे होंगे, समूहन विधि द्वारा होंगे। तो हम लगाते हैं समूहन विधि। तो समूहन विधि में क्या होगा दोस्तों, जैसे मैं लिखता हूँ, इसको एक बार वापिस वैसा का वैसा लिख देता हूँ। सवाल क्या दे रखा है कि 6xy माइनस का 4y प्लस का 6 माइनस का 9x। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हुआ, इसमें और इसमें मैंने आपको हमेशा कहा कि समूह में क्या होता है, समूह बनाना होता है, जोड़ा बनाना पड़ता है या ग्रुप बनाना पड़ता है। तो देखो दोस्तों 6 इधर भी है, इधर 4 है, कोई दिक्कत नहीं, दो टुकड़े करोगे तो निकल जाएंगे। और x इधर है, इधर नहीं है, y इधर है, y इधर नहीं है। अब इधर क्या है, 6 है, इधर 3 है, इधर x है। तो चाहे तो आप इन दोनों का जोड़ा बना लो, या चाहे इन दोनों बना लो, या चाहे आप 6xy या 6 लिख लो, और इधर 4 इधर इधर कर लो। तो दोस्तों इधर 9 आ रहा है, तो 9 के टुकड़े आप करोगे, फिर टुकड़े करके दिखाता हूँ जैसे आपको दोस्तों, कि मैं 6 के टुकड़े करूँगा, 2 × 3, 3 दूनी 6, और x y हो गया। इसके क्या होंगे, 2 × 2 y हो गया, प्लस का प्लस, इसके क्या 2 × 3, और इसके 3 × 3, ये x। अब ग्रुप कैसे बनाऊंगा, जैसे मैंने आपको कहा ना ग्रुप में कि 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है,
है इन दोनों सामने लोबली, या 2 इधर आ रहा है, अब 3 इधर, इधर 2 है ही नहीं, 3 इधर 3 इधर। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ जिसमें क्या होगा समूह बन रहा है वो चीज़ आपको साथ में लेनी है। तो देखो इसमें कॉमन क्या आएगा इन दोनों में, सर क्या आएगा, 2 कॉमन आएगा क्योंकि 3 इधर है तो 3 इधर है ही नहीं, 2 इनमें है, एक कॉमन बाहर आ गया है, और x इधर भी है, इधर नहीं है, y इधर है तो y इधर है, तो मैं एक y बाहर ले लेता हूँ। अब क्या बचा, 3 बचा इधर, और क्वेश्चन में क्या बचेगा, x 3x बच गया, यही बचेगा क्योंकि 2y तो बाहर आ गया। इधर क्या होगा, 2y बाहर आया तो माइनस का 2 हो गया, ये बचा। ठीक है, प्लस का प्लस लगाएंगे, जो चिन्ह लगा हुआ वही लगाना है आपको, कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, चिन्हों में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो प्लस लगा हो तो प्लस लगाना, माइनस लिखा हो तो माइनस लगाना। अब देखो 2 × 3 लिखा हुआ है और 3 × 3 लिखा हुआ, मतलब 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो एक 3 बाहर ले लेता हूँ, और x इधर है इधर नहीं है तो अपन को लेना भी नहीं है। तो इधर क्या बचेगा, एक 3 बाहर आएगा तो क्या बचेगा 2, माइनस इधर क्या बचेगा 3 बचेगा, एक और क्या बचा, x बच गया। ठीक है, मतलब देखो दोस्तों, मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या किया, इनमें 3 कॉमन लिया तो 2 इधर बच गया, और माइनस का माइनस, और 3 x इधर हो गया। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको हमेशा यही कहा था कि पहले भी बताया कि जो चीज़ यहाँ आ रही होगी वो चीज़ यहाँ लानी है हमको। अब देखो 3x -2 आ रहा है, इधर आ रहा माइनस का 3 आ रहा है, और प्लस का 2 आ रहा है, इधर माइनस का आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक माइनस बाहर निकाल लेते हैं। तो मैं इसको ये लिख लेता हूँ 2y हो गया, इधर मैं लिखता हूँ 3x -2। ठीक है, हाँ -2, और मैं इनमें से माइनस बाहर निकालूंगा, तो माइनस बाहर लिखा मैंने, और प्लस का प्लस, माइनस बाहर लिखा, और प्लस का 3 जो था वो माइनस में हो गया। अब मैंने इसको माइनस लिया है तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब मैं लिख लूंगा 3x -2। मैंने इनमें से माइनस बाहर निकाल, इस माइनस को बाहर ले लिया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, 3x -2, 3x -2। अब देखो ये संख्या जो है वो संख्या ये हो गई। ठीक है दोस्तों, मतलब 3x -2 इधर है तो 3x -2 इधर है। अब दोनों में से क्या करना है, एक को बाहर निकाल लेना, तो मैं लिख लेता हूँ 3x -2, और इधर क्या बचेगा 2y और माइनस का 3। तो ये इसके क्या होंगे दोस्तों, ये इसके गुणनखंड होंगे। ठीक है, समूहन विधि द्वारा गुणनखंड होंगे। हमेशा ये ध्यान रखना, इस चीज में गुणनखंड में समूहन विधि में क्या होता है, एक ही बात रहती है कि जो चीज यहाँ कॉमन आ रही है वो चीज यहाँ पे भी आनी चाहिए। माइनस प्लस हो तो चेंज करके बाहर निकालो, मैंने कहा माइनस है तो माइनस को प्लस में बदलना, तो बाहर माइनस लिया, ये प्लस का क्या होगा, माइनस का हो गया। तो ये 3x क्या होगा, माइनस का था तो पहले प्लस में चेंज हो गया, अब ये प्लस का है तो ये माइनस में हो गया। अब दोनों एक जैसे हो गए, दोनों भाई एक जैसे हो गए। इन दोनों भाइयों में से एक भाई को बाहर ले लिया, 3y और 2y माइनस का 3 लिख दिया अपन ने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक तो हमने ये सवाल किए। अब हम आते हैं हमारी बुक में सवाल कैसे दे रखे हैं, कि हमारे बुक के जो सवाल आ रहे हैं वो किस टाइप के हैं, उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो दोस्तों ये बुक है हमारी क्लास 8 क्लास की डेट की है, और 8 क्लास में हम गुणनखंड का जो टॉपिक है उसमें चले गए हैं। कि जैसे मैंने बताया कि 24 के गुणनखंड करो, तो आपने क्या किया, 2 × 2 × 2 × 3 कर लिया, 30 के गुणनखंड कर लिए। और ये देखिए दोस्तों आगे दे रखा है कि 32, 56 और 72 के 4 गुणनखंड करो, तो 32 के आपने गुणनखंड किए, 56 के किए और 72 के किए। और मैंने कहा 4 गुणनखंड निकालना है, इसका मतलब क्या, कॉमन निकालना है। 2 इधर भी था दोस्तों, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो एक 2 बाहर ले लिया, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी 2 है, तो हमने 2 बाहर ले लिया, 2 भी इधर बाहर ले लिया, और 2 इधर है, 2 इधर है और 2 भी इधर है, तो हमने 2 बाहर ले लिया। तो दोस्तों इसी प्रकार 2 इधर भी है, 2 इधर इसमें है ही नहीं, 2 इसमें है ही नहीं, लिया ही नहीं अपन ने, 2 इधर है, इधर लिया ही नहीं, 7 इधर है, इधर भी है ही नहीं। तो जो संख्या कॉमन आ रही होगी वही हमें निकालनी है। तो इनके गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 2 × 2 2 4 4 दूनी 8, तो इसके गुणनखंड क्या हो गया, 8 हो गए। मैंने पहले आपको बताया ही था। इसी प्रकार 25 और 27 के 60 गुणनखंड निकालो, तो 25 के गुणनखंड इन्होंने किया 5 × 5 और 27 के 3 × 3 × 3। अब इनके 60 गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, 60 गुणनखंड हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 इधर है, इधर है ही नहीं, इधर है, इधर है ही नहीं, 3 इधर है, इधर है ही नहीं। तो जिसमें है ही नहीं तो अपन कह सकते हैं 60 गुणनखंड उसका क्या होगा, 1 होगा। मतलब क्या होगा, जिसमें 60 गुणनखंड लिखा होगा, इसमें देखो दे रखा है कि इनमें कोई भी अभय संख्या दोनों में नहीं आ रही, अतः 60 गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। मतलब इनमें कॉमन आया ही नहीं, इनमें भी नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि 60 गुणनखंड क्या होगा, इनका 1 होगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। जैसे डेर का 60 गुणनखंड कीजिए, तो हम कर लेंगे, जैसे अभी मैंने आपको ऐसे भी बताया था। तो नॉर्मल क्वेश्चन ही है, और 60 पहले तो गुणनखंड करना है, इनका हो गया, इनका कह रहा है 60 गुणनखंड करना है। इनमें क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 के गुणनखंड किए, इधर 7a² प्लस का 14a है, तो इसके क्या 7 का 7 और a² का 14 को क्या लिखेंगे, 2 × 7 लिख देंगे और कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, और समूहन विधि द्वारा लिखे, देखो दे रखा है समूहन विधि द्वारा गुणनखंड करना है। तो मैंने क्या करना कि मैंने आपको बताया कि समूहन विधि का नाम आ जाए तो मतलब समूह बनाना आपको। तो समूह में क्या बना, समूह में क्या होगा, जैसे 2xy प्लस का 3 प्लस का 2y प्लस का 3 है। तो दोस्तों इनमें इससे कॉमन क्या आ रहा है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, तो समूह बनाकर करिएगा।
इसे मैं पहला आपको बता देता हूँ कि तीसरे का पहला क्या दे रखा है, सवाल आपको समझा देता हूँ। तो दोस्तों अपना सवाल ये दे रखा है कि गुणनखंड कीजिए, किससे करना है गुणनखंड? समूहन विधि द्वारा। समूहन विधि द्वारा करना है कि 2xy प्लस का 3 प्लस का 2y प्लस का 3x। तो दोस्तों इसमें मैंने आपको कहा समूह बनाना है, ग्रुप बनाना है, ग्रुप में दोनों की संख्या साथ में लिखनी है। तो देखो दोस्तों इधर 2 आ रहा है, xy आ रहा है, इधर ओनली फॉर 2 आ रहा है, इधर 2y आ रहा है इधर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या दोस्तों समूह बना लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ कि 2xy वैसा का वैसा ही है, और प्लस का 2y हो गया, और प्लस का 3 हो गया, और प्लस का 3x लिख दिया। ठीक है, मतलब समूह बना लिया। मतलब मैंने इसको क्वेश्चन में लिख देता हूँ और इसको क्वेश्चन में लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है? तो समूह में विधि में मैंने आपको कहा है कि इनमें कॉमन कौन सा आ रहा है। एक तो दो, ये दो इधर भी आ रहा है, इधर x है, इधर है ही नहीं, इधर y है तो y, तो मैं 2y कॉमन ले लेता हूँ। अब इधर क्या बचेगा, 2 बार आ गया, y भी आ गया, तो बचा क्या x, और प्लस इसमें इसका पूरा चला गया तो बचा 1 प्लस का प्लस। इधर इसमें कॉमन क्या है, देखो दोस्तों 3 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको क्या लिखता हूँ 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब मैं जमा लेता हूँ इसको थोड़ा सा, 2y कॉस्ट है, इसको लिख रहा हूँ x प्लस 1 प्लस का 3, और 1 प्लस एक्स है, या मैं इसको लिख दूँ x प्लस 1, एक ही बात है। ठीक है, देखो दोस्तों मैंने कहा था कि आपको कॉमन आएगा, मतलब जो कोष्टक में आएगा वो कॉमन एक जैसी संख्या आएगी। इसको और इसको मैंने जमाया तो ये आएगा, मतलब मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूँ कि x प्लस 1 बाहर निकाल लिया, इधर क्या बचेगा 2y प्लस का 3। तो इसके समूह विधि द्वारा गुणनखंड क्या होंगे, इसके ये होंगे, इसका कोई आगे सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और यदि आप इनको आपस में यदि गुणा करते हैं गुणनखंड विधि में मैंने बताया, तो पूरा पूरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारी उत्तर की जांच होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तक तो हमने गुणनखंड करना, समूह विधि द्वारा निकालना, सार गुणनखंड करना या कॉमन गुणनखंड निकालना, वो हमने अभी तक किए थे। पर एग्जाम की दृष्टि से हम देखा जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं, कम पूछता है, और पूछता है कि एक सर्व समीका के द्वारा हमें गुणनखंड करना निकालना है, सर्व समीका द्वारा। तो हम अब अगला जो अपना टॉपिक रहेगा वो लिख लेते हैं कि सर्व समीका के द्वारा गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, सर्व समीका के द्वारा गुणनखंड निकालना। दोस्तों मैंने आपको जो पहले वीडियो बताया था बीजीय व्यंजक में, मैंने आपको कुछ सर्व समीका बताई थी कि मैंने ये कहा था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, कि a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। मैंने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बताएंगे a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, और मैंने कहा a माइनस बी और a प्लस बी ये क्या होता है, तो आपने बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या कहलाती है, तीनों सर्व समीका है। तो हम इस सर्व समीका से ही हमको गुणनखंड करने हैं, और ये अधिकांश सवालों में इसी प्रकार के क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है कि सर्व समीका के द्वारा गुणनखंड करो, या डायरेक्ट आ जाता है गुणनखंड कीजिए और हमें एक सर्व समीका दिया जाएगा। तो हम देख लेते हैं किस प्रकार हमारे क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि गुणनखंड करने की जो सर्व समीका द्वारा कैसे दिया जाता है, उसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कि हमें ये कहा जाएगा कि निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। ये लैंग्वेज ही रहेगी दोस्तों कि गुणनखंड कीजिए, ओनली फॉर गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करना कैसे है, दिया क्या, वो हमें पहचान करनी है। कि अभी तक जो हमने किया था सवालों में, उनमें क्या दिया था कि कॉमन निकालने वाली संख्या दे रखी थी, नॉर्मल संख्या। अब क्या हुआ, बीजीय व्यंजक दिया जाएगा कि जैसे दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12। तो दोस्तों इसमें न तो कोई आप एक्स स्क्वायर है 8x से टुकड़े करोगे, न कोई 12 को आप लिख सकते हैं। और पहले जो हमने लिखा था समूह विधि वाला, वो उसके सवाल आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, इसमें उन्होंने डायरेक्ट कहा था 2x प्लस वाई प्लस का 3 प्लस का 2y प्लस का 3x। तो आप समझ गए होंगे कि इधर ही x आ रहा, इधर भी y आ रहा, या इधर भी x है तो इधर भी x। तो अपन क्या एक समूह द्वारा बनाकर समूह विधि से करते हैं। उसमें एग्जाम में हमेशा ये दिया जाता है गुणनखंड कीजिए, समूह विधि नहीं दी जाती है, बस ये गुणनखंड करना। और इस सवाल में आपको अंतर ये आ रहा है कि ओनली फॉर डी का है, एक्स स्क्वायर वाली पद दे रखी है, द्विघात समीकरण दे रखी है। इसको हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण, जिसमें क्या घात, इसकी एक्स स्क्वायर की घात कितनी 2 है, इधर कितनी घात कुछ भी नहीं यानी 1 है, और ये एक संख्या दी जाएगी। तो ये द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण के हमें क्या करना है कि गुणनखंड करना है। तो हम अप्लाई करते हैं कि किस प्रकार हमको सवाल समझना है और इसके आंसर निकालने हैं। तो दोस्तों इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि जो समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12 दे रखा है। अब इसको क्या करना है हमें, आपको इसमें एक सूत्र बताता हूं मैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस बी इंटू एक्स प्लस का a और b से तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, ये सर्व समीका है, इसको भी एक सर्व समीका कह सकते हैं।
कि सर्वसमीका एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी, इससे क्या करना, इस समीकरण को इससे तुलना करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही है, या ए प्लस बी का मान क्या दे रखा, 8 है। मतलब क्या कह रहा है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना दे रखा, 8, एक्स का एक्स ही है, प्लस का प्लस, और ए बी का मान कितना दे रखा है दोस्तों, ए बी का मान दे रखा है 12। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ऐसी दो संख्या मतलब ए और बी, ऐसी दो संख्याओं का योगफल कितना होना चाहिए, 8। मतलब योगफल क्या होना चाहिए, योगफल कितना होना चाहिए, 8। और ये क्या ए इंटू बी है ना, और गुणनफल क्या होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए 12। मतलब मैं ऐसे कहता हूं कि ऐसी दो संख्या बताओ जो जोड़े, जिस जोड़ने पर तो क्या होना चाहिए, 8 हो जाए, और गुणा करें तो 12 हो जाए। तो हम कॉमन सोचते हैं जैसे कि योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मैं कहूँ दोस्तों 2 × 2, क्या कहूँ दोस्तों 2 × 2, तो 2 × 2 तो 4 हो रहे हैं, 8 होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा 2 × 4, 4 दूनी 8 हो गया, बिल्कुल योगफल तो कितना 8 हो गया, और गुणा करने पर 12 आना चाहिए, तो गुणा करो 4 दूनी 8, ये तो हो ही नहीं रहा। और क्या बोलूँ दोस्तों, मैं बोलूँ कि 8 किस किस के बारे में आते हैं कि, या मैं इसको गुणनफल के रूप में ये बताऊं कि 12 किसके बारे में आते हैं कि 6 × 2 = 12, 6 × 2 6 दूनी 12, और माइनस किया तो 4 आ रहा है, नहीं आ रहा। हाँ दोस्तों हो रहा है, देखो 6 दूनी 12 हो गए, और 6 और 2 करेंगे, 6 + 2 करेंगे तो 8 आ जाएंगे। आए समझ में दोस्तों, मतलब क्या करना है कि योगफल करने पर तो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और गुणा करने पर क्या होना, 12 होना चाहिए। तो कोई संख्या कौन कौन सी आप कॉमन निकाल के करिएगा। जैसे मैंने कहा 6 दूनी 12, 6 के बारे में 12 आते हैं, और 6 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो हो रहा ना सिस्टम। तो मैं क्या करता हूँ, इस सिस्टम को इस वाले को अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं इसको वापस फॉर्म सवाल लिख लेता हूँ कि सवाल क्या दे रखा है दोस्तों, कि दे रखा है एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12 है। तो अब इसके टुकड़े करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का वो कभी लिखना, प्लस का प्लस, 8 को मैं क्या लिखता हूँ, 6 + 2, 6 और 2 8 हो जाएंगे, और x का x प्लस और 12 का 12 लिख दिया। ठीक है, बस चेंजेज यही करना है आपको, 12 का 12 वैसे ही लिखना है, कोई चेंजेज नहीं करना आगे, तो सिर्फ ओनली फॉर चेंज यहाँ ही करना है। मतलब 6 दूनी क्या होंगे, 12 हो जाएंगे, और 6 2 क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगली स्टेप क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस का, देखो अब मैं x से इसको बाहर, इसको अंदर से सबसे गुणा कर लेता हूँ, तो 6x हो जाएगा, प्लस का इधर से इसका 2x हो जाएगा, प्लस का 12। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस का, सॉरी दोस्तों, अब डायरेक्ट लिखते हैं कि इसमें क्या करना है कि हम ग्रुप बना लेते हैं, समूह विधि द्वारा करते हैं। इसमें कॉमन क्या आ रहा है सर, एक्स आ रहा है, एक एक्स बाहर आ गया तो क्या बचा, एक एक्स बचा, प्लस का प्लस, और इसमें क्या बचा, 6 बचा। ठीक है, और प्लस का प्लस लगाएंगे, और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया। अब इधर क्या बचा, एक्स बचा, इधर क्या बचा, 2 के बारे में 12 कितनी बार, 6 बार, ये 6 बार आ गया। मतलब क्या, टुकड़े कर लो, बोलिए आपको नहीं आता तो टुकड़े करके लिख लेना। तो अब देखो दोस्तों, मैंने आपको कहा था जो चीज़ यहाँ आएगी वो चीज़ यहाँ पर भी आएगी कॉमन। तो x + 6 इधर भी आ रहा है, x + 6 इधर भी आ रहा है, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ, x + 6 बाहर निकाल लिया, और इधर के बचा हुआ x + का 2। तो ये इसके क्या होंगे दोस्तों, आंसर होंगे। मैं एक सवाल और बताता हूँ जिससे आपको और समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों अगला सवाल दे रखा कि m² प्लस का 16 m प्लस का 63। अब पहचान क्या करना कि सर इस गुणनखंड करने हैं इनके, तो क्या दिया होगा, द्विघात समीकरण दी होगी। मतलब पहले की पावर दी होगी, फिर कम एक आएगा, तो मतलब m की पावर कितनी, 2 है, इधर m की पावर 1 है। तो अपन समझ गए हैं कि द्विघात समीकरण है, इनके क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं दोस्तों। क्या करने हैं, गुणनखंड कीजिए। ये ऐसे दे रखा है, कैसे करेंगे दोस्तों, मैंने वही कहा कि जो दे रखा है एक बार वापस लिख लीजिए, m² प्लस का 16 m प्लस का 63। इसको कंपैरिजन किससे करना है, तुलना करना है कि सर्व समीका x² प्लस का प्लस ये a + b और x प्लस का ab। मतलब इसका इससे गुणा कंपेरिजन करना है, x² का m² कोई बात नहीं, x का क्या m है, कोई दिक्कत नहीं। a + b का मान यहाँ क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, और ए बी का मान क्या दे रखा है दोस्तों, 63 दे रखा है। मतलब क्या होगा कि योगफल करने पर दोस्तों, यहाँ योगफल करो या घटाओ, योग या घटाने पर कितना आना चाहिए, 16 हो, हमें तो 16 चाहिए। और गुणा करने पर क्या होना चाहिए, ओनली फॉर गुणनफल करने पर कितना होना चाहिए,
63 होना चाहिए दोस्तों। तो जोड़ो या घटाओ हमें तो 16 चाहिए और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 63 आना चाहिए। 63 किसके पढ़े में आता है दोस्तों, एक बार सोचते हैं कि 2 के पढ़े में नहीं आता, 3 के पढ़े में भी 63 लंबा चल जाता है, 4 के पढ़े में भी लंबा, 5 6 7, 7 नम 63। मैं दोस्तों ये कह सकता हूँ क्या, 7 इंटू 9, 7 नम क्या होता है दोस्तों, दोस्तों 63 होता है। और 7 और 9 को जोड़ूं तो 7 और 9 को जोड़ा तो 16 आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है। तो हम लगा लेते हैं इसको यहाँ। तो दोस्तों यहाँ लिखते हैं हम अगला स्टेप में कि क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर आ गया प्लस का प्लस, और 16 को हम क्या लिखेंगे, 7 प्लस 9, 7 प्लस 9 लिखेंगे दोस्तों। और ये एम का एम है और प्लस का 63 लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि 7 और 9 कितने हो गए, 16 हो रहे ऑलरेडी, और 7 नम 63, 7 और 9 को गुणा करेंगे 63 आ जाएगा। अब वही सिस्टम पहले किया जैसे कि बाहर बाहर हो रहा है, इनको अंदर से गुणा कर लेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 7m हो जाएगा प्लस का 9m हो जाएगा प्लस का 63 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं अब इनमें क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं ग्रुप बनाकर समूह विधि द्वारा। तो m एक कॉमन बाहर आया तो क्या बचेगा, m आएगा प्लस का इधर क्या आएगा 7 आएगा दोस्तों, प्लस का प्लस इधर, और इधर क्या कॉमन आ रहा 9 आ रहा सर, डायरेक्टली 9 निकालो, इधर क्या आएगा बचेगा m प्लस, और 9 के पढ़े में 63 कितनी बार, 7 बार, तो 7 कॉमन 7 बच गया इधर। ठीक है, मतलब इसका इसमें कॉमन निकालना, मतलब 9 का और इसके टुकड़े करोगे तो ये आ जाएगा 9 बार आ जाएगा तो 7 बच जाएगा। तो मैं इसको अब देखो मैंने ये और ये दोनों एक साथ एक जैसी आ रही है तो मैं लिख लेता हूँ m प्लस 7, और एक जैसी ही लानी है दोस्तों। यदि आपके यहाँ 9 आ जाते हैं इधर 7 आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपने गलती करी है, ये हमेशा याद रखना। तो इसमें क्या करना है आपको कि दोनों ही संख्या मैच होनी चाहिए, m प्लस 7 यहाँ आ रहा है तो m प्लस 7 यहीं आ रहा है तो बाहर निकालना, ये नहीं कि आप m प्लस 9 इधर आ गया इधर 7 आ गया तो वो गलती है। तो फिर आपको वापस अपना सवाल चेक करना है, आपने जो स्टेप करी है वो वापस चेक करनी है कि हमने जो किया वो कहीं ना कहीं गलती करी है, इसलिए हमारे अलग आ रहा है। तो m प्लस 7 दोनों में कॉमन है गया, वो बाहर ले लिया। इधर क्या बचा दोस्तों, m बचा हुआ और प्लस का 9 बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप पूछोगे इस बीच में गुना है उना कुछ प्लस सिंह नहीं लग रहा है, नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि m प्लस 7 एक बार आ गया। अब बचा इन दोनों में क्या बचा, m का m बचा और प्लस का 9 बचा, इसलिए कोई गुना इसमें प्लस माइनस नहीं लगेगा, बीच में गुना वाला चिन्ह आएगा। तो इसके गुणनफल क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। तो दोस्तों अब आगे हम पढ़ते हैं कि गुणनखंड से विभाजित कीजिए या विभाजन, गुणनखंड से विभाजन विधि या विभाजन डायरेक्ट पढ़ते हैं हम, विभाजन विधि। विभाजन विधि में क्या कह सकते हैं कि दोनों की संख्या गुणनखंड दिए होंगे या कॉमन संख्या दी होगी, उनका विभाजन करना है। जैसे दोस्तों मैंने आपको कह दिया कि 28 a⁴ विभाजन करो, क्या दे दिया मैंने, 56x, 56a, सॉरी a आएगा ना, क्योंकि a ना इधर भी a लिया था अपन, इधर भी a लेते हैं। तो इनका विभाजन करो, तो विभाजन कैसे करेंगे दोस्तों, तो हमें विभाजन करने के क्या करना है कि 28 का क्या करना है, पहले टुकड़े कर देते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, और 56 के गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि 28 के गुणनखंड कैसे करेंगे हम। जैसे मैंने लगाया 2 के पारे में कितनी बार, 14 बार, 14 दूनी 28, फिर 2 के पारे में लगाया 7 बार, 7 एकम 7, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 7, और 56 को मैं वापस टुकड़े करता हूँ तो क्या लिखूंगा, 2 के पारे में कितनी बार, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 के पारे में 14 दूनी 28, वापस लगाता हूँ 2 के पारे में 7 बार, 2 और 7 के पारे में 1 बार, तो मैं लिखता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो विभाजन विधि क्या कहती है कि 28 a⁴ अपॉन 56 a, ये दे रखा है इसका, तो इसके गुणनखंड के सामने लिख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 इंटू, ये बताता हूँ यहाँ पे कि 2 इंटू 2 इंटू 7 अपॉन 56 के क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और गुणा में कितनी, a⁴, मतलब एक को कितनी बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया, 1 2 3 और 4। ठीक है, और इधर नीचे कितना, एक बार लिख लिया। ठीक है दोस्तों, अब विभाजन करना मतलब काटना है, एक मतलब विभाजन का मतलब है कि काटना है। तो मतलब 2 को तो मैंने 2 से काट लिया, इस 2 को मैंने इस 2 से काट लिया, 2 इधर है तो इधर है ही नहीं कटने वाला, 7 इधर है तो 7 इधर काट लिया, तो और एक ऐसे क्या हुआ, एक कट गया। अब ऊपर कुछ भी नहीं बचा, क्या बचा, a⁴ कितनी हो गई, 3, मतलब इसको मैं लिख दूँ a⁴ 3 बची, और नीचे कितना है, 2 बचा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हुआ, ये आगे नहीं कटेगा, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमें गुणनखंड करके मतलब टुकड़े करके और हमें काटना है, तो ये विभाजन विधि द्वारा करना है। और लिखा ये आता है कि गुणनखंड कीजिए, तो गुणनखंड करने मतलब इनके कॉमन निकाल काट लो और जो बची हुई संख्या लिख लो। तो साथियों अगला सवाल दे रखा है कि 10y दे रखा है, क्वेश्चन में 6y प्लस का 21 भाजक करना 5 इंटू 2y प्लस 7। तो इसको भाजक वाली फॉर्म में लिख लेते हैं दोस्तों। कैसा दे रखा है, 10y 6y प्लस का 21 अपॉन 5 2y प्लस का 7।
ठीक है, तो कॉमन निकालने वाली हमने कर ही लिया है। तो दोस्तों अब इस प्रकार करते हैं कि जैसे मैं डायरेक्ट काट देता हूँ। देखो ये कितनी बार कट रहा है, 5 के बारे में 2 बार, तो मैं इसको लिखता हूँ 2y लिख लिया और 6y प्लस का 21 लिखा दोस्तों, और अपॉन 2y प्लस का 7 लिख लिया। तो दोस्तों आपको इसमें दिख रहा होगा जैसे कि 6y प्लस 7 21, 6y प्लस 21 है और 2y प्लस 7 है। अब कैसे कटेगा इसको, तो मैं इसे क्या करता हूँ, पहले इनमें से कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ। मैं लिख लेता हूँ 2y लिखा और बड़ा कोष्ठक लगाता हूँ। देखो इसके गुणनखंड करता हूँ मैं, 2 इंटू 3, 3 दूनी 6y हो गया, प्लस का प्लस, और 7 इंटू 3 के पारे में 21 का गुणनखंड करता हूँ मैं। जैसे आपको 21 है, 3 और 7 तो 21, 7 एकम 7, तो 3 इंटू 7 कॉमन आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और अपॉन क्या हुआ 2y प्लस का 7, ऐसे कैसे लिख दिया। अब देखो 2y इधर आ रहा है और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 इधर भी है, तो मैंने 3 कॉमन लिया, इधर क्या बचा 2y प्लस का 7 ये, और अपॉन में क्या आएगा 2y प्लस का 7। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या करते हैं, देखो 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 दिख ही रहा है, इधर को 3 है, 3 को ही बाहर निकाल लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ 2y इंटू 3 और 2y प्लस 7 लिखा, अपॉन 2y प्लस 7 लिख दिया। अब देखो दोस्तों 2y प्लस 7, 2y प्लस 7 दोनों क्या एक समान है, कट गया, तो ऊपर क्या बचा 3 दूनी 6, 6y, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 6y आ जाएगा। हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगला दे रखा है कि व्यंजक के गुणनखंड करो और क्या करो, भाग करो। तो अभी हमने पढ़ा ही था कि गुणनखंड करना बताया था मैंने आपको कि ये क्या दीघा समीकरण दे रखी है और भाजक लगाएगा y प्लस 5। तो दोस्तों ये इस प्रकार का सवाल अभी पिछली जो रीड हुआ था उसमें भी पूछा गया था, और इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको गुणनखंड में से पूछा जाता है कि गुणनखंड कीजिए और मान निकालिए, भाग देकर निकालिए, पहले गुणनखंड निकालो फिर उसका भाग दे दो। तो इस प्रकार के ही टॉपिक पर आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपको बहुत ज़्यादा लेके आएंगे सवाल एग्जामिनेशन में। तो इसके पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके हम क्या करते हैं गुणनखंड कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 10 लिखा है। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ समीकरण या सर्व समीका एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस का ए बी से क्या करना है, तुलना करने पर पहले भी बताया था मैंने, तुलना करनी है क्योंकि क्या दीघा समीकरण है, तब तो ये फॉर्म लगाना है। तो एक्स स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, और एक्स ए प्लस बी का मान मतलब ए प्लस बी का मान कितना दे रखा है 7 दे रखा है, और ए बी का मान कितना दे रखा है दोस्तों 10 दे रखा है। तो क्या करें कि ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर तो 10 आ रही हो। तो देखो दोस्तों कि 2 इंटू 5, 5 दूनी 10, और 5 और 2 को क्या करूँ 5 और प्लस 2 करूँ तो 7 हो गए। तो दोस्तों हो ही रहा है, तो अप्लाई कर देते हैं इसमें कि वाई स्क्वायर प्लस का क्या लिखना है 7 को लिखेंगे 2 प्लस 5। ठीक है दोस्तों, ये y प्लस का 10 लिख लिया। तो अब क्या करना है, मैंने कहा कि बाहर से क्या करना है अंदर गुणा कर लो, वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 5y प्लस का 10। तो दोस्तों क्या हुआ वाई स्क्वायर प्लस वाई इसमें अब इनमें क्या करना है वाई कॉमन ले लेते हैं। तो वाई कॉमन लिया तो क्या बचेगा, ये एक y बाहर आ गया तो क्या बचेगा वाई प्लस का 2, और इधर क्या कॉमन 5 कॉमन ले रहा है तो क्या बचेगा वाई प्लस का ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 5 के बारे में 10 कितनी बार 2 बार, वाई प्लस 2 कॉमन आ रहा है। तो वाई प्लस टू में सॉरी दोस्तों y प्लस 2 मैंने कॉमन निकाल लिया इन दोनों में, और इधर क्या बचा y प्लस का 5। ठीक है दोस्तों, तो ये गुणनखंड तो हो गए उसके। अब भाजक किसका करना है, तो देखो भाजक करना है y प्लस 5 का। तो भाजक किसका करना है दोस्तों y प्लस 5 का करना है। ठीक है, जमा देते हैं इसको y प्लस 2 तो ये हो गया, y प्लस 5 ये हो गया, और भाजक करना है y प्लस 5 का। तो y प्लस 5 से y प्लस 5 कट गया, हो गया क्या बचा y प्लस 2। तो इस प्रकार ये इसका आंसर होगा, और इसी प्रकार के सवालों को ये अधिकांश ज़्यादा पूछता है दोस्तों। तो आप इन सवालों पे ज़्यादा फोकस करना। एक बार मैं आपको किताब में बता देता हूँ कि किताब में जैसे देर का दोस्तों देखो कि विभाजन विधि द्वारा करो, तो मैंने इसका आपके टुकड़े करके इनके जो कटना का ये बता दिया था मैंने आपको वैसे, और इस प्रकार आप करिएगा। इसको भी इसमें भी ऐसे ही करना है दोस्तों। कैसे करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे और फिर भाग दे देना। ये देखिए अभी विभाजन विधि में लगाई थी, और ये सवाल भी मैंने बता दिया अभी आपको, ये अगला आप करिएगा। कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछेगा। और ये देखो व्यंजक दे रखा है, ये अभी मैंने बताया कि 7 प्लस ये क्या y प्लस 5 से भाग दिया। इसी प्रकार आप इसमें भी गुणनखंड दीघा समीकरण पहचानना है, फिर आपको भाग देना है, टुकड़े करने हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ऐसे करना है, इधर भी आपको ऐसे ही करना है। और यदि आपको और भी दिक्कत आती है तो इससे पहले आपको देखिए इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये देखो दोस्तों
ये जैसे एग्जांपल दे रखा है, तो इन्हीं के माध्यम से आप समझ के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा मैंने बताया सरल प्रोसेसर वैसा ही कीजिए। किताब में से थोड़ा आपको बहुत समझ में दिक्कत आएगी कि अंश के अलग अलग लैंग्वेज लिखी होती है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, तो हो सके तो आप मेरा नियम ही फॉलो करें। और आज दोस्तों आगे हम समीकरण का वाला टॉपिक भी पढ़ने वाले थे, पर अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है, इसलिए हम यही करते हैं कि आज के टॉपिक को यही करते हैं। और समीकरण दोस्तों धन्यवाद, बने रहें सुरेश बुनकर के साथ। थैंक यू।